अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का थर्ड चैप्टर बता रहा हूँ जिसका नाम है गॉस लॉ। ठीक है, इसका पहला टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब भी कहा जाए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि फ्लक्स क्या होता है। देखो फ्लक्स को अब मैं समझा रहा हूँ। तो फ्लक्स कहने का मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए परपेंडिकुलर एरिया। ये एक एरिया है, जिसे ये क्या है, एक एरिया है। ठीक है ना, एरिया परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एरिया प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब एक परपेंडिकुलर एरिया से जब फील्ड लाइंस पास होते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात को समझ में आ रही है आप लोगों को। जैसे मान लो ये एक एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया से आप देख रहे हो कि यदि मान लो हमने यहाँ पे 3 फील्ड लाइंस बनाए। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर से जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से होकर के पास हो रही है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से होकर के पास हो रही है, तो यहाँ पर इस एरिया में फ्लक्स जो है वो जनरेट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला निकल करके आ रहा है जिसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, शॉर्ट में फाई ई इक्वल टू ई इंटू एरिया। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए ये एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो डॉट प्रोडक्ट है, इसका वेक्टर फॉर्म हम लोग देख रहे हैं। वेक्टर फॉर्म यदि हम लोग बात करें कि इसकी वेक्टर फॉर्म की, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म की बात करें हम लोग तो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट हुआ कैसे, इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ ये देखो डायग्राम में समझते हैं। पहले तो एक, इससे पहले हमने एक एरिया वेक्टर का कंसेप्ट समझाता हूँ। पहले तो एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर होता क्या है इसे समझिए। ठीक है, जैसे कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लीजिए आप। यहाँ पर हमने एक क्लोज सरफेस ले लिया। ठीक है, तो क्लोज सरफेस के ऊपर एक स्मॉल एरिया हमने कंसीडर किया, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर हो रहा है इसी को ही हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर इसे कहते हैं एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट जिसे हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगी ए, और इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, तो एरिया वेक्टर कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये एक रिंग है जो कि एक एरिया है, तो इसकी एरिया वेक्टर की बात करें हम लोग तो इस सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है ना, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर, ये बात समझ में आ रही है आपको। मान लीजिए यहाँ पर ये एक एरिया लिया हमने और एरिया के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये क्या परपेंडिकुलर जो है वो एरिया वेक्टर कहला रहा है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। मान लीजिए हमने ये एक सरफेस लिया, ये हाथ क्या है, ये एक सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग एरिया वेक्टर कह रहे हैं। तो एरिया वेक्टर जैसे मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये एरिया वेक्टर हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा एरिया वेक्टर का ए हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा इसका ऊपर की तरफ आउटवर्ड। ठीक है, तो अब ये उसी तरह से हमने यहाँ पर एक एरिया लिया। अब जैसे कि मैं कह रहा था कि मान लीजिए कि ये एक एरिया है और इसमें हमने इसके आउटवर्ड दे दिया। ठीक है ना, परपेंडिकुलर दिखा दिया, तो परपेंडिकुलर दिखा दिया तो यही तो ये जो डॉटेड लाइन पेन की जो नोक देख रहे हो यही एरिया वेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग रोटेट करवा रहे हैं इस तरह से। मान लो ये थीटा डिग्री एंगल पर रोटेट कराया, परपेंडिकुलर कर दिया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर 180 डिग्री हो गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। मतलब एक को यदि हम लोग प्लस मान रहे हैं, मान लो इधर वाले को हम लोग प्लस मान रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में प्लस मान रहे हैं,
तो इसका ऑपोजिट कर दिए, 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करवा दिए, तो इस 180 डिग्री एंगल पर ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है ना, एक को प्लस मानेंगे तो दूसरा निगेटिव हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक एरिया है, इस एरिया को रोटेट करवा रहे हैं, ये एरिया वैसे ही है जैसे परपेंडिकुलर था यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हमने एक थीटा डिग्री एंगल पर रोटेट करा दिया, सपोज कर लीजिए कि ये एक एरिया है, इसको हमने यहाँ पर थीटा डिग्री एंगल पर रोटेट करवा दिए हैं। तो अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। यहाँ भी हमने रोटेट करा दिया तो भी तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा। यहाँ पर देखिए ये है एरिया वेक्टर इस सरफेस का, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा ही रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया परपेंडिकुलर, और इसको हमने रोटेट कराया, जो अब ये थीटा डिग्री एंगल बन रही है। इतना समझ में आ रही है आप लोगों को। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए हमने एक एरिया लिया और इसको थीटा डिग्री एंगल पर ऐसे रोटेट करा दिया। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, अब ये 180 डिग्री हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है। तो अब इस तरह से हम लोगों ने जब इसको रोटेट करवाना है तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली में ये जो एरिया है ये एरिया परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको थीटा डिग्री एंगल पर रोटेट करा दिए हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। मान लीजिए यदि ये ए है तो ये वाला हिस्सा क्या बनेगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो हम लोग अब की बार जो है वो थीटा डिग्री एंगल पर रोटेट कराए हैं, तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में ई इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर कॉस है तो कॉस है मतलब डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो ये फ्लक्स का मान लीजिए यहाँ पर फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए इसकी ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होने के कारण ये स्केलर क्वांटिटी हो गई और ये हमारा वेक्टर फॉर्म निकल करके आ गया। इसकी यूनिट की बात हम लोग कर लेते हैं। एसआई यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस की बात कर ले। स्पेशल केस स्पेशल केसेस की बात करें हम लोग तो यहाँ पर पहला केस देखेंगे, यदि थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री हो जाए तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू बात करें तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। तो फाई फ्लक्स जो बनेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, फ्लक्स जो भी बनेगा वो पॉजिटिव हो गई, मतलब इसको यदि हम लोग आउटवर्ड मान ले, ठीक है। दूसरा केस में यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होगी, ठीक है ना, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस। और यदि तीसरी बात करें हम लोग कि फील्ड लाइंस इफ थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस 180 डिग्री मतलब माइनस निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो फ्लक्स जो है वो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव मतलब इनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, 90 डिग्री से लेस देन है, 90 डिग्री हो गया तो यहाँ से देखिए कोई फील्ड लाइंस पास नहीं हो पा रही है, इसे ये एरिया वेक्टर है, यहाँ से कोई फील्ड लाइंस इसमें से टकरा के पास नहीं हो पा रही है, और इसके ऑपोजिट में फिर ये निगेटिव हो जा रही है, मतलब इधर वाले को हमने प्लस मान लिया तो राइट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड को निगेटिव मान लेंगे। थैंक यू वेरी मच।